सो गाइज वेलकम टू द क्लास जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइज अपना अगला लेक्चर। गाइज हम लोग इस लेक्चर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल 6 स्टार्ट करेंगे। गाइज अभी तक हम लोगों ने 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं एंड आई एम 100% श्योर गाइज आपको करंटली उसको प्रेजेंटली प्रैक्टिकली रिलेट करके उसको पढ़ना आ रहा होगा। आप समझ पा रहे होगे कि बिजनेस में ये प्रिंसिपल का कहां यूज आता है, प्रिंसिपल का कैसे यूज आता है। तो गाइज अभी तक हमने जो 5 प्रिंसिपल पढ़े, पहले फटाफट एक बार रिकलेक्ट करते हैं उनके नाम क्या थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट ये बताता है कि अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजैक्शन की एंट्रीज होती हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। सेकंड हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो कहता है कि लाइफ ऑफ द बिजनेस, दैट इज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द बिजनेस, should be divided into small periods and each period will be known as accounting period। हम लोगों ने लॉजिक पढ़ लिया था, मनी मेजरमेंट क्यों, हमने पढ़ लिया था अकाउंटिंग पीरियड क्यों, फिर हमने थर्ड पढ़ा था गाइस जिसका नाम था एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि हम अकाउंटिंग करते वक्त बिजनेस को और ओनर को दोनों को अलग अलग मानेंगे, दोनों को क्या मानेंगे, अलग अलग। क्लियरिटी है। चौथा पढ़ा मटेरियल। जितने प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं ये सारे के सारे प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ किस पे लगते हैं, मटेरियल आइटम्स में। मतलब ऐसी चीजें जो कि इममटेरियल हैं, अमाउंट की वजह से, नेचर की वजह से इनसिग्निफिकेंट हैं, हम उनमें ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल सारे अप्लाई नहीं करते। गाइस फिर हमने पढ़ा था मैचिंग प्रिंसिपल, याद आ रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि इनका आपका रेवेन्यू और खर्चा दोनों मैच होने चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि हमारा जो रेवेन्यू है उसको अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट लगी है दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर इन विच द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। एम आई क्लियर टू यू गाइज। अब स्टार्ट कर रहे हैं गाइज हम सिक्स्थ प्रिंसिपल। देखो यार धीरे धीरे करते करते सिक्स्थ प्रिंसिपल पे आ गए, प्रैक्टिकली देखते देखते। अब इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, मैंने कहा इसका नाम है बेटा अकाउंटिंग नहीं, एक्रूअल प्रिंसिपल। अक्रूअल अकाउंटिंग ये अक्रूअल प्रिंसिपल, मतलब ये हमारा अक्रूअल प्रिंसिपल है। ये अक्रूअल प्रिंसिपल कहता क्या है समझने की कोशिश करना। मैंने कहा अक्रूअल प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि एक सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं ताकि आप अक्रूअल प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल यूजर समझ पाओ। मैंने कहा लेट्स से आईपीए इंस्टीट्यूट में एक बैच चलाया हम लोगों ने, आईपीए इंस्टीट्यूट में एक बैच चलाया, और मेरे प्यारे बच्चों ये जो बैच हम लोगों ने चलाया, इस बैच में कुछ पैसा हमें मिला और कुछ पैसा हमें नहीं मिला। कुछ फीस तो रिसीव हुई और कुछ फीस रिसीव नहीं हुई। देखते हैं कैसे। मैंने कहा हमारा रेवेन्यू जो था, हमें मतलब जो पैसा मिलना था बच्चों को पढ़ा के, उनमें से बच्चों ने 12 लाख रुपीस की फीस तो जमा करा दी और 4 लाख रुपए की फीस अभी भी क्या है, बाकी है। वैसे ही हमने कुछ एक्सपेंसेस को पेड किया, मतलब पेमेंट कर दिया, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अभी तक हमने पे नहीं किए, मतलब विच आर नॉट पेड। तो हमने कहा इस रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा कितना पे किया हमने, तो मैंने कहा कि यहां पे मैंने लेट से पेमेंट किया 8 लाख रुपए का और यहां पे पेमेंट किया 3 लाख रुपए का, मतलब 8 लाख रुपए का तो मेरा ऐसा अमाउंट है जो मैंने पे कर चुका हूं आउट ऑफ माई एक्सपेंस, वेयर एज 3 लाख रुपए का एक ऐसा अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों जो अभी तक मैंने एक्सपेंस में से पे नहीं किया। सर सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा यार क्वेश्चन ऐसा है कि ये तो गिवन सिचुएशन है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आप ये मान लो। अब मैंने कहा इस गिवन सिचुएशन में से अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं तो अब ये आदमी अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा। भाई जब एक बिजनेस है और वो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है तो प्रॉफिट कैसे मानेगा। सर कहना क्या चाहते हो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा देखो मैं दो केसेस रखता हूं, जेन्युइनली ये बता रहा हूं, ये कंफ्यूजन है किसके दिमाग में, बिजनेसमैन के दिमाग में। कहता है चलो यार तुमने अकाउंटिंग करने को कहा, हम समझ गए, बट प्रैक्टिकली एक डिफिकल्टी आ रही है। अब हमने कहा जब हम हमारा रेवेन्यू लिखेंगे और उस रेवेन्यू में से हम हमारा एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो सर हम हमारा कौन सा रेवेन्यू लें। हम 12 लाख लें जो हमें मिल गया, और खर्चा वो लें जो हमने पे कर दिया, और हमारा नेट प्रॉफिट निकाल लें, फाइनल हमारी इनकम निकाल लें, दैट इज ₹4 लाख। क्या हम ऐसे कैलकुलेट करें। सर ये तो ठीक लग रहा है। तो मतलब दूसरा केस क्या, कंफ्यूजन क्या है, मैंने कभी बताते हैं।
कंफ्यूजन ये है कि रेवेन्यू अभी आपने सिर्फ वो माना जो आपको मिला है। आ रहा समझ में क्या बोला मैंने? जो आपको मिला है। दूसरा, रेवेन्यू ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो मैं भी बता रहा हूं। रेवेन्यू ऐसे भी किया जा सकता है कि भाई 12 लाख तो मिल गया, 4 लाख नहीं मिला, तो टोटल हमारा कितना रेवेन्यू है जो हमारा इस साल हमने अर्न किया? 16 लाख माइनस एक्सपेंसेस, माइनस एक्सपेंसेस। हम 8 लाख तो वो लेंगे जो हमने पे कर दिया, 3 लाख रुपए वो लेंगे जो अभी भी हमारा क्या है? ड्यू है। तो टोटल इस साल का खर्चा था 11 लाख रुपए। तो हमने रादर देन जो पैसा हमें मिला और जो हमने पे किया, केस नंबर 2 में हमने वो पैसा लिया जो हमने इस साल अर्न किया, हमने वो पैसा लिया जो हमने इस साल इनकर किया, पेड नहीं इनकर किया। तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों यहां पे? 5 लाख रुपए। कितना आया? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए का क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। तो मैंने कहा यार बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे पास दो सिनेरियो है दिमाग में। मैंने कहा क्या मैं केस 1 के बेसिस पे इनकम निकालूं, केस 2 के बेसिस पे निकालूं? तो अब ध्यान से सुनना। केस 1 में जब आप ये जो पैसा मिला या जो पे किया, इसको हम बोलते हैं, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा बेटा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आ रहा समझे? अब मैंने कहा यहां पे कैश बेसिस, यहां पे अक्रूवल बेसिस ना, अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। अब समझना, मैंने कहा केस नंबर 2 हमारा अक्रूवल बेसिस है। अब अक्रूवल नाम क्यों दिया मैंने कहा अभी समझाता। और कैश क्या है? मैंने कहा देखो भैया, कैश का तो नाम ही बताता है। मतलब हम यहां पे केस नंबर 1 में जब कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम हमारा रेवेन्यू वही मान रहे हैं जो कैश में आ गया, हम हमारा खर्चा वही मान रहे हैं जो हमने कैश में दे दिया। आ रहा समझ में? तो कैश बेसिस सिंपल फंडा कहता है कैश को बेस लो। रेवेन्यू कौन सा? जो कैश में आया। एक्सपेंस कौन सा? जो कैश में दिया। आपका अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस कहता है रेवेन्यू वो जो तुमने अर्न किया है, रेवेन्यू वो जो तुमने अर्न किया है, एक्सपेंस वो जो तुमने इनकर किया है। मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंस इस साल से रिलेटेड होने चाहिए, इस ईयर से रिलेटेड होने चाहिए। अगर मेरा रेवेन्यू या एक्सपेंस इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो मैं कह दूंगा मेरे प्यारे बच्चों वो मेरा रेवेन्यू या एक्सपेंस नहीं है। तो भले ही मुझे 4 लाख रुपए का रेवेन्यू नहीं मिला है, क्या बोला मैंने? मैंने कहा भले ही मुझे मेरे 4 लाख रुपए का रेवेन्यू नहीं मिला है, बट वो मैंने इस साल अर्न किया है, तो मैं मेरे रेवेन्यू में लिखूंगा। भले ही मैंने 3 लाख रुपए का, भले ही मैंने ये 3 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया हो, बट ये रिलेट करता है मेरे करंट ईयर से, तो मैं एक्सपेंस मानूंगा। तो अक्रूवल बेसिस कहता क्या है? अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस कहता क्या है? अब वो यहां लिखते हैं, एग्जाम्पल हमने समझ लिया, ठीक है? क्या कहता है देखते हैं। इनकम रेवेन्यू will be the amount earned in the current year. Revenue will be the amount earned in the current year, whether it is received or not. आ रहा समझ? भले ही मिला या नहीं मिला। एक्सपेंस के लिए जगह कर लेते हैं थोड़ी सी। स्टोरी समझ में आ गई यहां तक? क्या बोलता है ये? रेवेन्यू विल बी द अमाउंट earned in the current year whether it is received or not. Expenses for the year, expenses for the year will be the amount
incurred in the current year, whether paid or not. रेवेन्यू फॉर द ईयर, यहाँ एक ऊपर लिख देना, रेवेन्यू फॉर द ईयर। स्टोरी समझ में आ गई। इस साल का रेवेन्यू वो होगा जो हमने इस साल अर्न किया है, भले ही हमें मिला या नहीं। मैंने कहा वैसे ही एक्सपेंस हमारा वो होगा जो हमने इस साल इनकर किया है, भले ही हमने पेमेंट किया या नहीं। स्टोरी क्लियर आ गई।